मैं आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू अगेन। किसी भी शुभ काम को शुरू करने के पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हैं और इसी उद्देश्य मेरे जीवन का हमेशा उद्देश्य रहा है। ओमनिया एड ग्लोरियम, ऑल टू द ग्लोरी ऑफ गॉड लैटिन है, लेकिन भगवान की परमपिता परमेश्वर की महिमा में, उनके गुणगान में हम आप सब जो भी करते हैं उसके अग्रसारण में करते हैं। इसीलिए ये मैंने लिखा है ओमनिया एड ग्लोरियम। हम आप सबको भगवान को समर्पित करते हैं अपने सारे कार्य, इसी आशय से लिखा हुआ है। ये है लेटर। टुडे वी शैल डील विद सिंटैक्स ऑफ नाउन। आज हम नाउन के नियम का अध्ययन करेंगे जो हमारे आगे लिखने पढ़ने में प्रयोग किया जाता है। तो हम नाउन के नियम से शुरू करते हैं। पहला नियम यह है, in certain cases when a different article comes before an adjective, it is suggestive of a common noun, plural common noun, and takes a plural verb. जब किसी भी विशेषण के पूर्व दा का प्रयोग आ जाए, जब भी किसी भी विशेषण के पूर्व दा का प्रयोग आ जाए तो वह बहुवचन जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन हो जाता है, पूरे वर्ग का बोध कराता है और ऐसी स्थिति में वह बहुवचन क्रिया लेता है। जैसे हम आप सब जानते हैं, ही इज ब्रेव, वह बहादुर है, ये विशेषता है, वह बहादुर है, ब्रेव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर हम कहें द ब्रेव, अब द ब्रेव के बाद मैन या पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो रैश अंग्रेजी है, वो बहुत अप्रिय लगता है। द ब्रेव खुद अपने आप में बहुवचन है, बहुवचन जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन क्रिया लेता है और आईएएस की परीक्षा में बहुत आता है। द ब्रेव के बाद पीपल, मैन, बॉयज जो भी आएगा दैट इज इनकरेक्ट, वो अशुद्ध है, वो गलत है। तो द ब्रेव खुद अपने आप में, द ब्रेव खुद अपने आप में बहुवचन जातिवाचक संज्ञा है। द ब्रेव आर रिस्पेक्टेड, तो द ब्रेव के बाद पीपल, मैन, बॉयज ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। द ब्रेव खुद अपने आप में जातिवाचक बहुवचन संज्ञा है और इसी आशय से वो बहुवचन क्रिया देता है। द ब्रेव आर रिस्पेक्टेड, बहादुर लोग सम्मानित होते हैं। और आईएएस में इसका करेक्शन के लिए बहुत आता है। द गुड, द वाइज, द ब्रेव, द कावर्ड। द कावर्ड के बाद पीपल नहीं हो, कावर्ड के बाद सोल्जर्स नहीं आए। द कावर्ड माने ही होता है कायर, और हमेशा बहुवचन क्रिया लेता है। इसी तरह से सेकंड एग्जाम्पल में ही इज पुअर, पुअर तो एडजेक्टिव है, विशेषण है, वो गरीब है, लेकिन द पुअर आर हेटेड बाय द रिच। अब दोनों में पुअर के पहले द आया, रिच के पहले भी द आया, तो द पुअर माने गरीब लोग, द रिच माने अमीर लोग, अर्थात गरीब लोग अमीर लोगों के द्वारा घृणा किए जाते हैं। ये पैसिव वॉइस है, हम आप लोगों को बाद में पढ़ाएंगे। और ये जो आपको हमने बताया इस यूनिट में कि जब भी किसी विशेषण के पहले, बहुत रिफाइंड, बहुत परिष्कृत अंग्रेजी है ये, जब भी किसी भी विशेषण पर दा लग जाता है, इट इज इंडिकेटिव ऑफ ए कॉमन प्लूरल नाउन एंड टेक्स अ प्लूरल वर्ब ऑलवेज। हम समझते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। Now we come to the second rule. A common noun takes an article before it. जब भी किसी जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो ए, द, एंड का प्रयोग होता है। जैसे आपने कहा, मैंने सड़क पर मुझे एक लड़का मैंने देखा
I saw a boy on the road. वो लड़का लंगड़ा था। जब उसको स्पेसिफाई करेंगे उस लड़के को कोई विशिष्ट लड़का है तो द लगा देगा। ये आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, कहाँ द लगेगा, वो बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन अभी आप समझिए कि ये बॉय जो है वो कॉमन नाउन है और जब कोई विशिष्ट लड़का है तो उसको हमने द बॉय कहा। लेकिन अब गौर कीजिएगा, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, हर आदमी जनरली हर आदमी जानता है कि कॉमन नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। लेकिन ये जो एनबी है, एनबी ये लैटिन डेरिवेशन है, नोटा बेनी, टू बी नोटेड वेल। इसमें पहली बात यह है, however in certain cases where when a definite article comes before a common noun it is suggestive of a state latent in such an entity and as such becomes an abstract noun। ये देखिए कुछ विशेष मामलों में जब किसी कॉमन नाउन के पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी द आ जाए तो वह उस सत्ता के किसी विशिष्ट अवस्था का बोध कराता है और ऐसी स्थिति में वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है, तब वो कॉमन नाउन नहीं रह जाता। ये हमने आपको जो अंडरलाइन किया है, एंड के बाद जब एज सच आ जाए अपने दिमाग में लिख लें। एंड के बाद एज सच के माने ऐसी स्थिति में, बहुत अच्छी भाषा है, विद्वानों की भाषा है। एंड के बाद जब कॉमा लगा रहे, एज सच के बाद कॉमा लगा रहे, तो इसके मतलब ऐसी स्थिति में कंडीशन नहीं लिखा जाता, ये आपको और आगे पढ़ाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वह कॉमन नाउन जिसके पहले द आया है वह भाववाचक संज्ञा बनकर किसी अवस्था का बोध कराता है। अब इसको हिंदी में लिखा है, यद्यपि कभी कभी किसी कॉमन नाउन के पूर्व द लगा देने से उस सत्ता की अंतर्निहित अवस्था का बोध होता है और ऐसी स्थिति में वह भाववाचक संज्ञा बन जाता है। इट इज द मदर इन पैकेज। अब ये मदर के पहले द आया, अब ये मां नहीं रह गया, मदर के पहले द आने पर यह मातृत्व का बोध कराता है। दैट कुड नॉट बी अ रामास कॉरोनेशन। यह कैकेयी का मातृत्व था जो राम का राज्यारोहण सहन न कर सका। अब यहां मां नहीं है। जब भी किसी भी मदर, फादर, जज, टीचर के पहले जब द आ जाए, और सबसे बड़ी पहचान आपको बता दें, अपने जीवन में याद रख लीजिए कि जब इन रिश्ते सूचक कॉमन नाउन के बाद इन आ जाए तुरंत ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। इट इज द टीचर इन हिम, यह उसका अध्यापकत्व था जो नकल करने की इजाजत नहीं है। द टीचर इन, अध्यापक नहीं, अध्यापन का गुण, तो वह एक अवस्था है, इसलिए उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और अक्सर ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछा जाता है। सिविल सर्विसेज में बहुत पूछते हैं इसको। इस बात को तैयार कर डालिए कि जब भी मदर, फादर, टीचर, जज के पूर्व द आए और ये भी शर्त उसके बाद इन आ जाए, ये सबसे बड़ी पहचान है। इन आने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति में वह एक अवस्था आ गई है, उस अवस्था का द्योतक है, एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम समझते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब देखिए दूसरा अपवाद है, दूसरे नियम का दूसरा ये अपवाद है बी में। कॉमन नाउन्स, कुछ कॉमन नाउन्स ऐसे होते हैं जो रिश्ता सूचक होते हैं। माता पिता, तो माता पिता सभी के एक होते हैं, तो अगर हम उसके पहले द लगा देंगे तो समझ में ये बात की अक्सर लोग गलती करते हैं। द मदर, द फादर, इसके मतलब कई पिता हो गए, कई पिता, कोई खेत है, कोई ऑफिस गया है, कोई बाजार गया है,
तो एक प्रकार से अपमान सूचक शब्द का प्रयोग है। इसीलिए कहा है कि सर्टेन नाउन्स, कॉमन नाउन्स दैट इंडिकेटिव ऑफ रिलेशन एज पेरेंट्स डू नॉट एंड शुड नॉट टेक एन आर्टिकल, अपने पूर्व ना आर्टिकल लेते हैं और ना लेना चाहिए, क्योंकि इट वुड बी ऑफेंसिव टू स्पेसिफाई मदर एंड फादर, माता और पिता को विशिष्टीकरण करना वह अपमानजनक, इसीलिए मदर फादर पहले दा का प्रयोग नहीं करते। हम अपने माता पिता के बारे में संदर्भित करते हैं तो ये नहीं कहते कि मदर इज एट होम, द फादर इज एट होम, उसका मतलब है कि फादर इज एट, इसलिए आईएएस वगैरह में करेक्शन आता है द फादर इज एट होम, दैट इज रॉन्ग, दैट इज इनकरेक्ट, इट शुड बी फादर इज एट होम। ये बात हम समझते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिए और कभी गलत मत कीजिए। अब हम थर्ड रूल पे आते हैं। Certain nouns that have s to their end appear to be of plural form but are used as singular and such nouns take a plural form. कुछ संज्ञाएं अपने अंत में यस लिए रहती हैं और आभासी रूप से देखने में वे लगती है बहुवचन की, लेकिन सदैव इकाई सत्ता का भाव व्यक्त करती हैं, परंतु क्रिया सदैव बहुवचन की रहती है। अब जैसे ये लिस्ट है, खास जो वर्ड्स हैं जिसको आपको याद रख लेना चाहिए। पैंट्स, पैंट कोई वर्ड नहीं, जब हम पैंट की बात करते हैं दैट बिकम्स वर्ब, पैंट माने हाफना, पैंट और पैंट्स का अंतर ये है, पैंट माने हाफना, दैट बिकम्स ए वर्ब, और यस लग जाता है तो उसके माने हमारी जो पैंट है, पतलून जो पहनते हैं, इसमें दो पैर हैं, इसमें दो पैर हैं, जो दो मिलकर के एक बनते हैं, वे सब के सब देखने में लगते हैं बहुवचन की, लेकिन इकाई सत्ता को बोध कराते हैं, लेकिन क्रिया बहुवचन की देते हैं। अब इसी तरह देखिए, अभी आपको ये स्पेक्टिकल्स, नजर के चश्मे, धूप के चश्मे, ये धूप के चश्मे, नजर के चश्मे। अब टॉन्ग्स, टॉन्ग्स माने चिमटा, रोटी सेकने वाले चिमटों को टॉन्ग्स कहते हैं, उसमें दो पैर होते हैं। इस तरह प्लायर्स, प्लास, उसमें भी दो होते हैं। बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन। सॉक्स, मोजे, स्टॉकिंग्स, जो लंबे मोजे होते हैं, बच्चियां पहनती स्टॉकिंग्स, उसको जुराबे कहते हैं, उनमें भी दो होते हैं। सीजर्स, दो फाल होते हैं। ड्रॉर्स, मेज की दराजें, उसका सिंगुलर नहीं होता। और स्पेक्टिकल्स, नजर के चश्मे, गॉगल्स, धूप के चश्मे, ये सभी संज्ञाएं आपको देखने लगेगी बहुवचन की, लेकिन इकाई सत्ता का बोध कराते हैं और क्रिया बहुवचन की देते हैं। हम एग्जांपल आपको दिया है, योर पैंट्स आर न्यू, आपकी पैंट, तुम्हारी पैंट नई है। दो पैर है, एक पैंट, पैंट का एक पैर काट के नहीं पहना जा सकता। अब शूज, तुम्हारे जूते नए हैं, तो योर शूज आर न्यू, ये इसका अपवाद है। यद्यपि when these nouns are preceded by a pair of, they take a singular form. यद्यपि जब इन संज्ञाओं के पूर्व ये जो सारी संज्ञाएं अभी आपको लिखा, सीजर्स है, पैंट्स है, शूज है, स्टॉकिंग्स है, इनके पहले अगर ए पेयर ऑफ आ जाएगा तो उसका आशय एक वचन है, एक वचन हो जाएगा। भले ही दो जोड़ी मिलकर के, दो जूते मिलकर एक जोड़ी बनती है, दो पैर मिलकर के एक पैंट बनती है, लेकिन वह क्रिया सदैव एक वचन क्रिया, अगर एक पेयर ऑफ आ जाएगा तो वो एक वचन क्रिया ले लेता है। अब रोटी सेकने वाला चिमटा है, रोटी सेकने वाला चिमटा
वो दो पैर होते हैं। जैसे आपके चिमटे नए हैं तो योर टॉन्ग्स आर न्यू, लेकिन मेज पर एक जोड़ी चिमटा है तो पेयर ऑफ टॉन्ग्स इज ऑन द टेबल। डू यू फॉलो? तात्पर्य यह है कि जब ये संज्ञाएं जो उल्लिखित की गई हैं उनके पहले पेयर ऑफ शब्द आ जाएगा तो हम क्रिया एक वचन की लगाएंगे, तब वह पूरे जोड़े की हैसियत से आता है, इसीलिए वह हम इज लगाते हैं। लेकिन अगर ये पेयर ऑफ नहीं आता है तो जैसे भी आपने नियम में देखा तो वहां पर बहुवचन क्रिया लगाते हैं। जैसे आपने कहा कि गॉगल्स आर, सीजर्स आर, पैंट्स वर। पैंट सूख गई है आपकी तो पैंट्स हैव ड्राइड। मशीन से सूखी है तो हैव बीन ड्राइड। अब आजकल तो युग आ गया है मशीन से सुखाया जाता है तो हैव बीन पैसिव वॉइस हो गया। ये आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये अंतर आप जान लें, ये बहुत इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट व्हेन दीज नाउन्स they are preceded by a pair of, they are suggestive of a singular entity and take a singular verb। और ये दोनों तमाम एग्जामिनेशंस में आते हैं। कहीं आ गया तो उसमें ये होगा कंफ्यूजन आदमी को हो जाता है, तो इसको आप करेंगे, तमाम एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा अभी आपने देखा कि जैसे आपने कहा सॉक्स, तो सॉक्स वाले मोजे, एक मोजा नहीं होगा, प्रैक्टिकली एक मोजा पहना नहीं जा सकता है। कोई भी आदमी पहनेगा या बच्चा पहनेगा या बच्चियां पहनेंगी तो दोनों मोजे पहनेंगे। सॉक्स ही वर्ड है, सॉक कोई वर्ड नहीं है। और जैसे आपने कहा कि तुम्हारे मोजे गंदे हैं तो योर सॉक्स आर डर्टी, इज डर्टी नहीं कहेंगे। और अ पेयर ऑफ सॉक्स कह देंगे तो अ पेयर ऑफ सॉक्स इज इन माय बैग, मेरे झोले में एक जोड़ी मोजे है, मोजा है और है में अंतर समझिए। जब है लग जाएगा तो हिंदी का बहुवचन हो गया और है आ जाएगा तो एक वचन आ जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिस्टिंक्शन। नाउ वी कम टू द फोर्थ रूल। Certain nouns do not have s to their end। देखिए इसको बहुत गौर से समझिएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। दोनों रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 दोनों एक दूसरे के विरुद्ध ही, दे आर एंटीथेटिकल। और वे संज्ञाएं जिनमें यस नहीं रहता, देखने में लगेगा एक वचन की, लेकिन हमेशा बहुवचन के आशय से प्रयोग किए जाते हैं। ये बात मैं समझता हूं, आप अंदर समझ रहे होंगे। You must be following this thing that certain nouns do not have s to their end and as such they are apparently of the singular form but give the connotation of a plural entity। तो वे संज्ञाएं जिनके अंदर s नहीं रहता और ऐसी स्थिति में वे आभासी तौर पर भले एक वचन की लगती हैं परंतु बहुवचन सत्ता का आशय देती है। और ये शब्द बहुत कॉमन है, पब्लिक, पुलिस, जेंटली, सभी लोगों का समूह। सभी लोगों का समूह एक आदमी दो आदमी का नहीं होगा, 10-20 लोग होंगे तो निश्चित रूप से, लेकिन वो उसको इस प्रकार से कहेंगे कि लगेगा आपको कि एक आदमी, लेकिन उसमें बहुवचन के आशय से आता है। इसी तरह आप पोल्ट्री कहते हैं, मुर्गी का धंधा, जो मुर्गी धंधा करेगा, कुक्कुट पालन, तो कुक्कुट पालन वो एक दो से नहीं होगा, उसमें 10-20 मुर्गियां रहेंगी, चूजे रहेंगे, तभी पोल्ट्री फार्म बनेगा। कैवेलरी, घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना को कैवेलरी कहते हैं। तो एक दो घुड़सवार सेना से नहीं सेना बनेगी। इन्फेंट्री, ये भी बहुवचन भी आशय से आता है, भले देखने में लगे एक वचन, क्योंकि पैदल सेना, इन्फेंट्री माने पैदल सेना। तो इस प्रकार के आपके तीसरा और चौथा दोनों नियम एक दूसरे के विरोध में है। जहां की आपको तीसरा नियम आपने देखा कि उसमें एस रहता है, लगेगा आपको बहुवचन का, लेकिन इकाई सत्ता का बोध कराता है और
बहुवचन के लिए लेता है। लेकिन उसके उसका भी मैंने एक अपवाद बताया आपको कि अगर उसमें यस लगा है लेकिन उसके पहले a pair of आ गया है तो वो इकाई सत्ता के रूप में आकर के एक वचन क्रिया लेता है। ऑन द कंट्रारी इसके विपरीत चौथे नियम में हम आपको दोहरा दे रहे हैं दोनों नियम। चौथे नियम में कुछ संज्ञाओं के अंत में यस नहीं रहता, देखने लगेगा आपको एक वचन का, लेकिन वह सदैव बहुवचन सत्ता का आशय देते हैं। और एक बात गौर कीजिएगा, भाव के अनुसार क्रिया लगता है। आपको जब एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब पढ़ाएंगे तो इसमें सिखाएंगे। लेकिन ये जैसे पुलिस, अब पुलिस का मतलब पूरी पुलिस विभाग से है। अब एक पुलिस की बात आई तो पुलिस इज ऑन बीट। अगर गश्त में एक पुलिस है तो पुलिस इज ऑन बीट। अब देखें, इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस इज ऑन बीट, ये बीट नाउन है, इसके माने गश्त। जब वर्ब होता है तब मारना होता है। द पुलिस इज ऑन बीट, तो पुलिस गश्त पर है। अगर ये होगा कि पुलिस विभाग पीछे पड़ा है, दरोगा भी आ रहा है, उसमें गश्त कर रहा है, दरोगा भी गया है छापा डालने, तो पुलिस आर ट्राइंग टू नैब हिम। उसमें दरोगा भी गिरफ्तार कर सकता है, कांस्टेबल भी गिरफ्तार कर सकता है, डिप्टी एसपी भी उसको रेड डालेगा, छापा मारेगा पकड़ने के लिए। तो एक प्रकार से वहां पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की ये बात आएगी तो वहां पर आग ही लगता है। लेकिन भाव कैसा बदलता है इसमें आपको यू नीड नॉट वरी एट दिस जंक्शन, बिकॉज वी शैल बी टेकिंग द चैप्टर ऑफ एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब एंड दैट वी शैल स्टडी इन डिटेल। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि पब्लिक, पुलिस, जेंट्री, पोल्ट्री, कैवलरी, इन्फेंट्री, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको देखने में लगेगा कि एक वचन का है लेकिन इनका प्रयोग सदैव बहुवचन के आशय से आता है और भाव के अनुसार अपनी क्रियाएं बदलते हैं। अब देखें, आप लोग कॉपी पे इसको लिखते जाया करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देते हैं। ये किताबी पुस्तकी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम देगा, आपको लिखना चाहिए इसको। सर्टेन नाउन्स आर यूज्ड इन बोथ नंबर्स। कुछ संज्ञाएं दोनों वचनों में प्रयुक्त होती हैं। अब देखिए ये संदर्भ आया है, आई का फुल फॉर्म, इट इज अ लैटिन वर्ड, इबिड एस्ट। ये लैटिन वर्ड है, इबिड एस्ट यानी कि, इसका फुल फॉर्म इबिड एस्ट लैटिन वर्ड है। तो उस संज्ञाएं सर्टेन नाउन्स आर यूज्ड इन बोथ नंबर्स, यानी कि दे हैव देयर फॉर्म्स इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल। उनका स्वरूप एक वचन में भी होता है, बहुवचन में भी होता है, लेकिन दे हैव डिस्टिंक्ट मीनिंग्स इन बोथ नंबर्स। लेकिन उनके दोनों वचनों में उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे आपने बॉय कहा एक लड़का, बॉयज कह दिया कई लड़के, काउ माने एक गाय, काउस कह दिया कई गाय। लेकिन इसमें the same is not the case. Here there is the very difference of the meaning. The connotation varies. अब जैसे आपने कहा वाटर में पानी हो गया, वाटर्स माने सागर हो गया, सैंड माने बालू, सैंड माने रेगिस्तान। इसी प्रकार आपने कहा बीफ, बीफ माने आप देखेंगे तो वो गाय का गोश्त हुआ, बीफ। लेकिन बीफ हो जाएगा इसके माने मवेशी। अब सिंगुलर में बीफ हुआ लेकिन प्लूरल में बीफ्स। अब वुड माने लकड़ी, वुड माने जंगल, फेटर माने लोहा, फेटर्स माने बंधन, चैन माने जंजीर, चैन्स माने बंधन। देखिए इस वर्ड का प्रयोग बहुत किया।
आपके पैसेज टू इंडिया, तो पैसेज टू इंडिया नॉवल में ये चेंज वर्ड इस्तेमाल किया है जो भारत की दास्ता थी इसमें अंग्रेजों में। अब आयरन माने लोहा और ऑरेंज माने गुलाबी, तो ये आपके जो वर्ड्स हैं ये आपको एक वचन में उनका अर्थ अलग है, आपको लगेगा बहुवचन में अर्थ एक होना चाहिए, पानिया नहीं होगा और लोहा लोहे नहीं हो पाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। लोहे माने यहाँ पर फटस माने बंधन हो जाता है, गुलाम हो जाता है। इस प्रकार से आप कॉपी में लेके इसको लिखा दीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आपको बहुत काम देगा। जब आप बड़े बड़े संदर्भ में अखबार में पढ़ेंगे या और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे, प्रेसी देंगे, अनसीन आएगा, तो उसमें ये सारे वर्ड्स का प्रयोग इसी प्रकार से होता है। वहां आपको बताने के लिए आपके पास तैयार होना चाहिए। सो इट इज माई एडवाइस, यू शुड पुट ऑल दीज थिंग्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, लिख के रखें। आपको कॉपी आपके सामने रहनी चाहिए, कॉपी नहीं रहेगी तो ऐसे सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। अब हम हमारे एक शिष्य थे, देखिए बेचारे बहुत परिश्रम करने के बाद हमारे यहाँ 1.5-2 साल पढ़े और इस समय वो जिला जज हैं। तो वो स्टार्टिंग में आया तो कुछ नहीं आता था, लेकिन 1.5 साल में उनको सारे सूत्रों से ग्रामर पढ़ाने के बाद सूत्रों से मैंने उनको अनुवाद सिखाया। अब वो जज हैं तो लगना पड़ता है, आप लगेंगे तभी आएगा, लगेंगे नहीं तो नहीं आएगा। और सिर्फ कैसेट या वीडियो देखने से नहीं होगा, यू शुड राइट ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि हम आपको जो दे रहे हैं ये बहुत विशिष्ट चीज़ें दे रहे हैं, वो वही चीज़ दे रहे हैं जिनका प्रयोग अच्छे अच्छे अखबार में आते हैं, जिनका प्रयोग जजेस करते हैं, जिनका प्रयोग आपके अखबार में आता है। ये सारी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा, तो आप लिखेंगे तभी आपको। वीडियो कैसेट देखने से या वैसे सुनने से नहीं काम चलेगा। छठी बात देखते हैं, सर्टेन नाउन्स आर मटेरियल नाउन्स। ये बहुत कॉमन सा नियम है। दे डू नॉट टेक एनी आर्टिकल बिफोर, धातुवाचक संज्ञाएं कभी भी आर्टिकल नहीं लेते और ना ही इनका बहुवचन होता है। हमने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप इसको लिख लीजिए कि धातुवाचक संज्ञाएं अपने पूर्व में आर्टिकल लेते हैं और ना इनका बहुवचन होता है। अब जैसे आपने कहा द गोल्ड इज प्रेशियस, कि इनकरेक्ट है, गोल्ड होगा, ये कोई आर्टिकल नहीं लेता। अब गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होगा, गोल्ड का एडजेक्टिव बनेगा, गोल्डन हो जाएगा। सुनहरी घड़ी, सुनहरी जंजीर, सोने की जंजीर, तो नेचुरली वो गोल्डन जो है दैट इज एडजेक्टिव। और इसका जो गोल्ड का इसमें एस नहीं लगेगा और ना ही कोई आर्टिकल लेता, ये बहुत कॉमन समझ। अब सातवीं बात हमने देखा, छठी बात हमने सातवीं हम आपको बता दें, सर्टेन नाउन्स आर कॉमन नाउन्स इन द पेरेंट स्टेट। देखिए अंतर समझिए बेटे, आपको पेरेंट एडजेक्टिव है। अक्सर मैंने देखा बहुत पढ़े लिखे लोग गलती करते हैं, पेरेंट माता पिता नहीं होता, पेरेंट में एस लगता है तब पेरेंट से ही माता पिता है, तब वो नाउन होता है। और बेसिकली पेरेंट शब्द विशेषण है, इसके माने मूल, मौलिक, पेरेंट स्टेट, पेरेंट स्टैट्यूट, पेरेंट कंट्री, मूल देश। तो ये आप अंतर अपनी कॉपी में, यू शुड राइट ऑल दीस थिंग्स इन कॉपी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड पेरेंट्स? पेरेंट इज एडजेक्टिव, इट मींस बेसिक, मूल, मौलिक, और पेरेंट में यस लग जाएगा, दैट बिकम्स नाउन, उसके माने माता पिता। अब एक बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन लिखते हैं पेरेंट प्लीज नोट। अब हमको तो बड़ा ताज्जुब लगा, मैंने पढ़ा तो वो नोटिस आई थी हमारी वार्ड, मेरे नाती पढ़ते हैं। जब देखा उसने पेरेंट, तो हमने कहा किसने लिखा, बताया लोगों हमारी मैडम। हमने कहा आपकी मैडम पेरेंट लिखती है, पेरेंट माने मूल, पेरेंट्स होना चाहिए। अब सोच लिए कि भारतवर्ष कहाँ जा रहा है, भारतवर्ष कहाँ जा रहा है कि लोग पेरेंट और पेरेंट्स में अंतर नहीं जानते और इसका गलत प्रयोग पढ़ाया जा रहा है। तो सर्टेन नाउन्स आर कॉमन नाउन्स इन द पेरेंट, मूल अवस्था
कुछ संज्ञाएं कॉमन नाउन होती हैं, लेकिन जब उनमें हुड लग जाता है या डबल ओडी, जब उनके बाद हुड शब्द जुड़ जाता है तो दे बिकम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तब ये भाववाचक संज्ञा बन जाती हैं, क्योंकि तब ये अवस्था का बोध कराती हैं। बेटा देखो, कुछ संज्ञाएं मूल रूप में कॉमन नाउन होती हैं, आपको फिर से दोहरा दे रहे हैं। पेरेंट और पेरेंट्स के अंतर, आई एम जस्ट रिपीटिंग फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइजिंग दिस थिंग, आई एम रिटेरेटिंग दिस थिंग, रिटरेट। अब आपको हमने बताया रिटरेट, रिपीट तो हर आदमी बोलता है, रिटरेट कितना जाबाज वर्ड है, REITERATE, रिटरेट मीन्स अपनी बात की पुनरावृत्ति, लोग रिपीट करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं रिपीट कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। कथन की पुनरावृत्ति होती है तो उसको रिटरेशन कहते हैं, उसका वर्ब फॉर्म रिटरेट, REI, आप अपनी कॉपी में लिखिए REITERATE, रिटरेट, इसका नॉन फॉर्म रिटरेशन। तो कुछ संज्ञाएं मौलिक रूप से कॉमन नाउन होती हैं, जब उनमें हुड शब्द जोड़ देता है तो वे अवस्था सूचक बनकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे वुमन कॉमन नाउन है, लेकिन व्हेन वी ऐड हुड टू इट, इट बिकम्स वुमनहुड, नारीत्व। व्हेन वी से मदर, दैट इज अ कॉमन नाउन, बट व्हेन वी ऐड हुड, इट बिकम्स मदरहुड, मातृत्व, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फादरहुड, ब्रदरहुड, भ्रातृत्व। अब देखिए, ब्रदर और ब्रदर में अंतर है, ब्रदर माने भाई, और ब्रदर मीन्स बिरादरी, शिक्षक बिरादरी, मजदूर बिरादरी, तो वो जमात है, वो कम्युनिटी है, जो उस कम्युनिटी को दिया जाता है शब्द, उसको ब्रदर कहते हैं, BRETHERN। यू सी देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ब्रदर एंड ब्रदर। क्रिश्चियन बिरादरी तो क्रिश्चियनिटी ब्रदर, और ये जो ब्रदर है इसके माने भाई। और हम आपसे ये चाहेंगे कि आप जो भी आप बताएं इसको लिखा कीजिए, और लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी परिश्रम की सार्थक हो रही है, एंड दैट शुड नॉट गो इन वे। अब एक बात बता दें कि writing makes a man perfect. If you want to achieve perfection, you must imbibe this habit of writing. Unless you write, you cannot expect perfection. And that is why Francis Bacon has said that writing makes a man perfect, and discourse or conversation, discussion on any topic that makes you a radiant man. आप तैयार हो जाते हैं जब आप किसी व्यक्ति से, अपने मित्र से किसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं, you become a radiant man. Radiant means READIER, आपकी तैयारी हो जाती है। इसीलिए अच्छे से कंपटीशन में लोग आपस में फ्रेंड्स कमरे में बैठ के डिस्कशन करते हैं तो तैयारी होती है। लेकिन अनलेस यू राइट, राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो इफ यू वांट टू अचीव परफेक्शन, यू हैव टू इनकलकेट दिस हैबिट ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, एंड देन यू कैन से दैट यू आर क्रैमिंग, आप रट जाते हैं और वो आपको तैयार हो जाता है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप कॉपी में इसको लिखा करें, और आज की क्लास यहीं तक। लेकिन आपसे ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपको और अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें देंगे बेटे। आप घबराएं नहीं, हम आपको सूत्रों पर, आपको फार्मूले पर मैं आपको अनुवाद बहुत बड़े बड़े सिखाऊंगा, और आपको अनुवाद पढ़ना भी सिखाएंगे। लेट टाइम कम। अब देखिए, हमने आपसे कहा लेट टाइम कम। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, राम को आने दो, लेट राम कम। लेकिन सावन को आने दो,
दैट विच इज नॉट विद इन ह्यूमन कंट्रोल, जो मानव के नियंत्रण में नहीं है, वहां का वाक्य लेट से नहीं शुरू होता। कम सावन, कम सावन, सावन को आने दो, तुझे गीतों में ढालूंगा। कम सावन, आई शैल कंपोज वर्सेस, मैं कविता लिखूंगा तुझ पर, लेकिन सावन को आने दो। तो वहां लेट सावन नहीं, कम सावन, होली को आने दो, तुम्हें कुर्ता खरीदेंगे। कम होली, लेट होली कम नहीं, दैट इज रॉन्ग। जो मनुष्य के नियंत्रण में होता है बेटे, उसके लिए आता है लेट राम कम, राम को आने दो। लेकिन जो मानव के नियंत्रण से परे है, उसके लिए कम से ही बात शुरू होता है। हम आपको और आगे क्लासेस बताएं, अभी तो आपको फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं। ओके, माय गुड विशेस, आई एम हियर टू डिस्पेल ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग इंग्लिश ऑफ एनी कॉम्पिटिशन व्हाटसएवर। किसी प्रकार का आपका कोई प्रतियोगी परीक्षा की समस्या होगी, उसको दूर करने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए आई एम विद यू। आई होप यू विल एंजॉय, but it is my duty that you please like, share and subscribe the channel so that I might give you the best performance that I have.